हेलो एंड वेलकम टू BKV हाईटेक स्कूल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मुझे आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। घर पर हम लोग 7.2 कल तक कंप्लीट कर चुके हैं अपने गणित का, और आज 7.3 के बारे में मैं चर्चा करने के लिए आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। 7.3 के पहले जो चीज़ें हम लोगों को समझना है वह है त्रिभुज का क्षेत्रफल। निर्देशांक की ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हों। जब हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ नहीं मालूम, ऐसे तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई शीर्ष लंब, या हम लोग हेरोन के सूत्र से भी बना डालते हैं। लेकिन इन सभी तरीकों को बनाने के लिए हमें उन सबके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। बिना दूरी को ज्ञात किए हुए सिर्फ निर्देशांक को देखकर, 3 बिंदुओं के निर्देशांक को देखकर किस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, आज ये चीज हम लोग सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले उस चीज को सिखाने के पहले एक और चीज भी आपको मैं बताना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसको समझने के लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा। यह जो चित्र आप लोग देख रहे हैं इसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अगर यह रेखा इस रेखा के समानांतर हो, मतलब एक आमने सामने की भुजा समानांतर हो, और ये दूसरी जो जुड़ी है वह आमने सामने की वो असमानांतर और समानांतर नहीं हो, इस प्रकार के चतुर्भुज को समानांतर चतुर्भुज नहीं कहते, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? समलंब या समलंब चतुर्भुज, कुछ भी कह सकते हैं, सिर्फ समलंब भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है ये ध्यान देना है। तो समलंब का क्षेत्रफल जो होता है, ध्यान दीजिएगा, 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग। अगर इस चतुर्भुज का नाम ABCD है, ABCD, तो AB DC के समानांतर है, तो AB प्लस BC, और गुने 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने इन समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अगर मान लीजिए कि F है तो AF, ये दोनों रेखाएं कितनी दूरी पर है। अगर ये नहीं भी हो तो ये भी समानांतर चतुर्भुज होता है। ध्यान दीजिए, एक और भी, समानांतर समलंब चतुर्भुज, यह भी क्या है? एक समलंब है। अगर ये लंब हो जाए तब भी ये असमानांतर है और ये समानांतर है। इसका भी सूत्र समलंब का वही होगा। इसका शीर्ष लंब या समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी यही होती है, जब लंब डालेंगे तभी होती है। यह सीधी सी बात है, 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग और गुने इनके बीच की दूरी, समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, यह अगर 5 मीटर है, यह 8 मीटर है, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल? 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, 5 जोड़ 8, और गुने इन दोनों के बीच की दूरी। इन दोनों के बीच की दूरी ये नहीं होगी, जब होगी तो लंब डालेंगे 100 होगा। मान लीजिए कि ये 3 है तो गुने 3 हो जाएगा। इस प्रकार से 8×13, 13 या 39, 39/2, यानी 19.5 वर्ग मात्रक या वर्ग मीटर
या मीटर अगर हमने कहा तो इस प्रकार से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलता है। और इसका हम लोग यूज करेंगे अभी जब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे तब। तो इसलिए मैं अभी बता दिया कि आप ध्यान में रखेंगे इसे, ठीक है। तो इनका हम लोग प्रयोग देखेंगे कि किस प्रकार से होता है। देखिए, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले एक हम एग्जाम्पल सबसे पहले ले लेते हैं। कैसा एग्जाम्पल? तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है ऐसे, और इस त्रिभुज का कुछ न कुछ निर्देशांक होगा ना, दिया होगा। यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है। मान लीजिए कि यह A है, यह B है और यह C है। इस A का भी निर्देशांक दिया होगा। मान लीजिए कि x1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, कहीं से भी अलग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x1 y1, यह मान लीजिए x2 y2 और यह मान लीजिए x3 y3। लेकिन जो भी मानना है एक लाइन से, है ना, ये कर लिया। और इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ x1 y1 की जगह पर समझ रहे हैं ना। अच्छा, ये 1 मान लीजिए, ये इसको A मान लिया, इसको मैं B मान लिया और इसको C मान लिया। A B C, तो x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक, अब ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसका निर्देशांक दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी दिया हुआ है, और कह रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत लंबा हो जाएगा कब, यदि इनके बीच की दूरी आप ज्ञात करके या फिर हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमें कैसे मतलब आसानी से निकलेगा। तो देखिए, इसके लिए हमने एक ग्राफ निकाल लिया निर्देशांक ज्यामिति को प्राप्त करने के लिए। यह x अक्ष है और यह y अक्ष है, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, ये A बिंदु है, यानी जाहिर से यहाँ x1 y1 है, यानी यहाँ x एक्सिस पर x1 होगा और यहाँ y एक्सिस पर क्या होगा, y1 होगा। तो सोचिएगा, देखिएगा, यहाँ अगर B है तो आप देखिए यह जो होगा x2 होगा और इधर जो होगा वह y2 होगा। और ये है लंब डाल दिया, यह जरूर x3 के सामने होगा और यह y3 के सामने होगा। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल? तो देखिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यह ए बी सी लिए हैं, यहाँ पर एक और बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि D है, यह E है और यह F है। यहाँ पर एक समानांतर चतुर्भुज दिख रहा है, ये लंब है, सब लंब होते हैं। ADEC और एक और समानांतर चतुर्भुज दिख रहा है, सॉरी समलंब चतुर्भुज CEFB। इस पूरे का क्षेत्रफल निकालकर, ये मंदिर जैसा जो रचना दे रहा है, क्षेत्रफल निकालकर अगर ADEFB का क्षेत्रफल घटा दें ये वाला समलंब चतुर्भुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा।
इसीलिए हम यहाँ पर जो लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, लंबा होगा थोड़ा सा। ABC यहाँ पर लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू, इसमें किसका किसका क्षेत्रफल हम जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, यह समलंब चतुर्भुज में एक ले रहा हूँ। मान लीजिए कि इसको मिटा दिया मैं, यह एक समलंब चतुर्भुज हो गया, इसके समानांतर है, यानी एरिया ऑफ ADEC, अब प्लस, फिर अब इसका एरिया निकाल रहा हूँ। देखिए इसी को जोड़ रहा हूँ। मान लीजिए कि यह नहीं है, यह समलंब चतुर्भुज और यह समलंब चतुर्भुज, इसका नाम क्या होगा, एरिया ऑफ CEFD। यहाँ F लिया हूँ, यहाँ E लिया हूँ, तो CEFD, ये दोनों का क्षेत्रफल हो गया। इसमें से देखिएगा अब किसका क्षेत्रफल का, ये पहले समझ में आ गया किसका मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, इस पूरे का क्षेत्रफल में से। अब मैंने क्या किया, ये जो दिख रहा है ये वाला घटा दिया, तो बताइए खाली त्रिभुज का क्षेत्रफल बच जाएगा कि नहीं। मान लीजिए कि ये भी हमने मिटा दिया, तो इस पूरे का क्षेत्रफल हमने निकाला था और ये वाला समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने घटा दिया, तो खाली त्रिभुज का क्षेत्रफल बच जाएगा ना। तो इसीलिए अब इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे, यानी एरिया ऑफ ADFB। अब बारी बारी से हम ये काम करेंगे। कैसे करेंगे, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लें, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लें, कि लिखते चले एक ही साथ। चलिए एक ही साथ लिखते चलते हैं। ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी हमने बताया था। अगर ADEC है तो 1/2 गुण ADEC कैसे निकलेगा, तो समानांतर भुजाओं का योग, यानी AD प्लस CE और गुने इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है, DE है ना, प्लस आप देखेंगे CEFB का 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, यानी CE प्लस BF और गुने इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, EF माइनस, ध्यान दीजिएगा, ADFB है ना। तो ये तो समानांतर है, 1/2 गुने समानांतर भुजा का योग AD प्लस BF और गुने क्या लिखेंगे हम, इन दो समानांतर भुजाओं के योग, समानांतर भुजाओं के बीच का दूरी, यानी क्या लिखेंगे, DF। AD और BF के बीच की दूरी है DF, लिख लिया। अब इसको हम कैसे ज्ञात करें, पहले तो देखिए 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी है, तो हम 1/2 कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद ये AD प्लस CE दिया हुआ है, हम इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि समझ में आए आराम से। AD प्लस CE इंटू DE हो गया, प्लस 1/2 बाहर आ गया, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे CE प्लस BF इंटू EF
जो है वही बात हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। माइनस AD प्लस BF इंटू DF, और हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब इसका मान निकालना है 1/2 गुने AD की दूरी क्या होगी? तो AD देखिए y अक्ष के अनुदिश है और यहाँ मूल बिंदु होता है, हम जानते हैं। तो D से A की जो दूरी होगी वह O से y1 की दूरी होगी, यानी y1 माइनस 0। तो ये क्या हो जाएगा? y1 प्लस CE। C देखिए कहाँ है? CE, ये है CE, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी y अक्ष के अनुदिश है। तो क्या हो जाएगा? y3 इंटू DE। D देखिए x अक्ष के है, x अक्ष के समानांतर है ना DE। तो D जो हो जाएगा, देखिए यहाँ से निकालना पड़ेगा OE माइनस OD, और OE तक है x3 और OD है x1। लिखे हैं पहले से, सिर्फ इतना ही की दूरी निकाली है ना। तो यहाँ से यहाँ तक x3 है, एक बार और देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x3 है और यहाँ से यहाँ तक की D की दूरी x1 है, और इतना ही दूरी की निकालनी है, DE हमें निकालनी है। तो क्या लिखेंगे? x3 में से x1 घटा देंगे तो इतना बच जाएगा, इसीलिए हम लिखेंगे x3 माइनस x1, ये हो गया। प्लस CE के लिए अभी हम देखिए लिखे थे y3 प्लस BF यही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए कितनी है, यहाँ पर है y2, है ना, इंटू EF। तो EF देखिए EF, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? x2 माइनस x3। उसी प्रकार से O से F की दूरी x2 है और O से E की दूरी x3 है। तो x2 में से हमको क्या घटाना पड़ेगा? x3 घटाना पड़ेगा, तो इतनी की दूरी निकल जाएगी, है ना। EF की दूरी निकल गई, माइनस AD यानी ये क्या है? y1 प्लस BF यानी y2 इंटू DF x2 माइनस x1। इतना मान आया हमारा। अब इसको और हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि क्या प्राप्त होता है। अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 1/2 x3y1, बहुत थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, है ना। x3y1 प्लस x3y3, हम माइनस, अब x1 से करेंगे उसी प्रकार, x1y1 माइनस x1y3 हो गया। इसमें गुना किया और फिर यहाँ पर गुना करेंगे, प्लस x2y3 प्लस x2y2, फिर माइनस वाला से माइनस x3y3 माइनस x3y2, फिर यहाँ पर माइनस है और एक गुना कर लेते हैं, x2y1 प्लस x2y2 माइनस x1y1 माइनस x1y2। अब इसी को हम और आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम तोड़ेंगे, यहीं पर हम पहले तोड़ लेते हैं इसको। देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस x2y1 और प्लस वाला माइनस हो जाएगा माइनस x2y2।
माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस वाला, प्लस x1 y1, और ये प्लस हो जाएगा x1 y2। ये दोनों प्लस हो गया माइनस वाला, और प्लस वाला माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे कि x1 वाला को एक जगह लिखेंगे। 1/2 को तो हम पहले कॉमन ले ही चुके हैं। अब क्या करने आसान रहेगा, या कटेगा, कटेगा तो काट देंगे। देखिए x1 y1 है यहाँ पर माइनस में, और यहाँ प्लस में x1 y1 है, ये तो कट ही जाएगा। दूसरा है कटने वाला, देखिए x1 y2, कहीं और x1 y2 है, x1 y2 यही नहीं है, तो x1 y2 x1 y3 है, नहीं कटेगा। माइनस x2 y2 है, x2 y2 यहाँ पर प्लस है, देखिए ये हमारा कट गया। और दूसरा चीज माइनस x2 y1 है, x2 y1 कहीं और है, नहीं है, इसमें का 2 कटा है। अच्छा, और कोई कटने वाला है, x2 y1 नहीं है कहीं, और x1 y2 भी नहीं है कहीं। इधर माइनस वाला x3 y3 कहीं है, x3 y3 देखिए यहाँ पर है, x3 y3 यहाँ माइनस में है, और ये x3 y3 यहाँ पर प्लस में है, ये कट गया। x3 y2 कहीं है, x3 y2 कहीं नहीं है। चलिए इसको इसी तरह रखिए, है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, x1 वाला पहले रखते हैं। देखिए यहाँ पर x1 y2 है, और कहीं पर x1 वाला है, यहाँ पर है माइनस में, ये क्या था, देखिए सॉरी मिटा दिया हमने, x1 y3 है ये। x1 y1, ये x1 से y1 में हमने गुना किया था, तो इतना आ गया। x1 वाला हम पहले लिखेंगे, प्लस में यहाँ पर देखिए x1 y2 और x1 y3 यहाँ पर है, माइनस x1 y3, ये हो गया। अब x2 वाला ढूंढ लेते हैं कहीं पर, यहाँ पर एगो x2 है, और कहीं पर x2 है, यहाँ पर है देखिए, तो x2 प्लस में यहाँ x2 y3, और यहाँ माइनस है x2 y1। फिर अब x3 वाला ढूंढ लेते हैं, यहाँ पर है देखिए x3 y1, और एक जगह और होगा माइनस में x3 करके, यहाँ पर देखिए x3 y2, सभी पद हो गए। गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, बाकी कट गया था 4 गो, 1 2 3 4 5 6 पद ले लिया हमने। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए क्या कर सकते हैं। 1/2, इन दोनों में x1 है, तो x1 हम कॉमन ले सकते हैं, तो y2 माइनस y3, यहाँ दोनों में x2 कॉमन लेंगे हम, तो y3 माइनस y1, और यहाँ पर इन दोनों में देखिए x3 अगर कॉमन ले लेंगे तो y1 माइनस y2, ये जो हमारा हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। निकल गया, और यही फॉर्मूला लागू होगा। x1
और याद करने का तरीका भी देखिए। ये मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ना। इस त्रिभुज में ये मान लीजिए कि ए बी सी है, या ऊपर आप लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी है। मान लीजिए कि यह x1 y1, x2 y2, x3 y3। इसको बनाने के लिए क्या कर लीजिए, एगो ऐसे घेरा डाल दीजिए। मतलब हमको ऐसे बढ़ना है, ऐसे बढ़ना है। हमको त्रिभुज का सूत्र भूला गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र में भूला गया। तो याददाश्त मंत्र, त्रिभुज का सूत्र कैसे याद रखें, है ना। पहले तो ये याद रखिए, एरिया ऑफ ABC त्रिभुज बराबर 1/2 पहले होता है। बस एगो इतना चीज याद रखना है, इसके बाद का चीज नहीं याद रखना है। हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से स्टार्ट किए थे, ABC ए, और ऐसे घूमना है, ऐसे घूमना है। अगर इसका हम x1 ले लिए हैं तो ब्रैकेट में y वाला लिखना है, लेकिन इसका नहीं। अब इसके बाद y2 माइनस y3, 1 2 3, 1 2 3। x1 लिए तो y जो होगा ब्रैकेट में वो 2 3 होगा। 1 लिए तो 2 3 वाला y होगा, प्लस अब एक बार x1 लिए, एक बार x2 लेंगे। तो जब 2 वाला लेंगे तो y अब इसके बाद वाला कौन इधर से जा रहा है, ऐसे ये ले लिए तब बाद वाला y3 माइनस y1 प्लस अब x3 लेंगे। तो जब x3 लेंगे तो इसके बाद अब ये बढ़ेंगे, ऐसे जा रहे थे। x3 के बाद y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। ये याद करने का एक तरीका है। अगर 1 2 3 तो 2 पर चलेंगे तो 2 के बाद 3 1 3 1। अगर 3 पर थे तो 1 2 1 2। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं रखना पड़ेगा, है ना। सो वेरी इजी है, और इसी पर हम लोग जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है।